हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे एनसीईआरटी की रीडिंग। लास्ट क्लास में हमने ट्यूटोरियल में पूरे चैप्टर्स कवर कर लिए थे। ठीक है, लास्ट का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, वहीं तक हमारा चैप्टर है। अब हम करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन से एनसीईआरटी की रीडिंग। स्टार्ट करते हैं। यहां से हमें रीड करना है चैप्टर को। सबसे पहले जानेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2। जब हमने बुक की रीडिंग की थी तब वहां पे हमने एक्टिविटी 2.2 देखा था। अभी भी देख लेते हैं एक्टिविटी 2.2 क्या है। यहाँ पे ये एक्टिविटी 2.3 है, ये रहा एक्टिविटी 2.2। ग्रुप डी में क्या था, फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक इन ग्रुप डी। सबको यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लेते हैं। क्लास को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या क्या चीजें दी गई थी। फॉलोइंग सैंपल्स दिए गए थे। ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट दिया गया था, ग्रुप बी को भी कॉपर सल्फेट, ग्रुप सी के पास चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर एंड ग्रुप डी के पास मिल्क और इंक था। ठीक है, और उसके बाद क्या किया गया था, शुड बी एडेड इनटू द गिवन सिंपल वाटर एंड स्टिर द प्रॉपर्टी यूजिंग अ ग्लास रॉड। ओके, एक हम टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उसमें हमने वाटर लिया है, उस वाटर में मिल्क डाल लो या फिर इंक उसमें डाल लो। और क्या क्या सब्सटेंसेस हैं, इंक, मिल्क है, व्हीट फ्लोर है, चॉक पाउडर है, ये सारा हमने उसमें पोर किया था सी और डी ग्रुप के बच्चों ने। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हमने देखा था कि जो ए और बी वाला था वो तो उनका सोल्यूशन था, बट सी और डी क्या है, ग्रुप सी हैज गॉट अ सस्पेंशन एंड ग्रुप डी हैज गॉट अ कोलॉइडल सोल्यूशन। उसमें जो आया था ग्रुप सी का था वो सस्पेंशन था, ग्रुप जो डी होता है वो क्या है, कोलॉइडल सोल्यूशन है। कोलॉइडल सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, देखो सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, सेटल डाउन इजीली नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब वो सेटल डाउन नहीं होंगे तो स्कैटर्ड नहीं हो पाएगी लाइट। वही उन्होंने चेक करके देखा होगा कि पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं, अगर हमने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो वो सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे। वही जो डी है, डी वाले में क्या होता है, दिखने में हमें लगता है कि वो होमोजीनियस है, बट एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होते हैं। इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे हम। कोलॉइडल सोल्यूशन, इसमें क्या है, called colloidal solution or colloid or colloidal solution. The particles of colloid are uniformly spread throughout the solution due to the relatively smaller size of the particle as compared to that of the suspension. The mixture appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. Example milk या फिर इंक। देखो कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है, कोलॉइडल सोल्यूशन की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो उसको हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, किससे, सस्पेंशन से और सोल्यूशन से। ये उन दोनों के बीच में आता है। कैसे बीच में आता है, सबसे पहली बात, जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, पर कोलॉइडल्स के पार्टिकल जो होते हैं वो सोल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, बट सस्पेंशन के पार्टिकल से वो छोटे होते हैं। ठीक है, पहली तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी क्या है, जो सोल्यूशन होता है वो स्कैटर्ड नहीं करता है लाइट को, जो सस्पेंशन है वो स्कैटर्ड करता है लाइट को, और जो कोलॉइड है वो भी लाइट को स्कैटर्ड करता है। तो पहली प्रॉपर्टी इसने सोल्यूशन की देखी और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, सस्पेंशन वाली, तो ये उन दोनों के बीच में आता है, उन दोनों की प्रॉपर्टी को पजेस करता है। अब इनके पार्टिकल छोटे हैं, तो छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से हमें दिखता है कि वो इवनली स्प्रेड हो चुके हैं, बट अगर हम उनको ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो कुछ टाइम के बाद उसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठे हुए नजर आ जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दिखने में वो होमोजीनियस है, बट एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्लियर है। बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आईज। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट दीज पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ विजिबल लाइट as observed in the activity 2.2.
क्या बताया था एक्टिविटी 2.2 में, कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, लाइट को पास करके। सोल्यूशन में लाइट पास नहीं होगी, सस्पेंशन और कोलॉइडल सोल्यूशन में लाइट पास हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने वहां की ऑब्जर्वेशन स्कैटर्ड ऑफ लाइट से किया था। क्लियर है। अब इसके बाद है स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। और जो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट होता है उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब मॉर्निंग के टाइम पे विंडो खोलते हैं तो जो सूरज की किरणें आती है वहां पे हमें सूरज की किरणों की हेल्प से डस्ट पार्टिकल नजर आते हैं, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, जो सनलाइट आती है उसकी लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो विजिबल जो पाथ होता है वो हमें दिखाई देता है कि इतने पे ही सनलाइट आ रही है। एक बन जाता है ना, उनका एक बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। और डस्ट के पार्टिकल हमें नजर आते हैं। तो ये क्या है, ये एक टाइप का टिंडल इफेक्ट है। Tyndall effect can also be observed when fine beam of light enter a room through a small hole. This happened due to the scattering of light by the particles of the dust smoke in the air. यही समझाया था अभी। देखो यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखाया गया है कि अगर ये कोलॉइडल सोल्यूशन होगा तो बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास हो जाएगी, सोल्यूशन से पास हो जाएगी। इसके बाद है Tyndall effect can be Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest. In the forest mist contain tiny droplets of water which act as the particles of the colloid dispersed in air. जो टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो और कहाँ पे शो करता है, डेंस फॉरेस्ट में, जो कैनोपी की तरह ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। एक इधर से ट्री आ रही है, एक इधर से ट्री आ रही है, दोनों ऐसे बन जाते हैं, कैनोपी बना देते हैं, इधर से है इधर से भी है, ऐसा कैनोपी होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, उनके बीच से जो सनलाइट आ रही है, यहाँ पे इनकी जो बीच से सनलाइट आ रही है, ये किसको शो कर रही है, टिंडल इफेक्ट को शो कर रही है। प्रॉपर्टी क्या है कोलॉइडल सॉल्यूशन की, अ कोलॉइडल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस है, दिखने में होमोजीनियस होता है बट है तो वो हेट्रोजीनियस ही ना। The size of the particles of the colloid is too small to individual seen with the naked eye. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि सोल्यूशन के होते हैं, इसलिए हम इनको भी अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके बाद colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make the path visible. छोटे होते हैं पर इतने भी छोटे नहीं होते कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड ना कर सके। यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर्ड हो ही जाती है। They do not settle down when left undisturbed. That is a colloid is the quite stable. यहाँ पे क्या है कि जैसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते थे, जैसे सस्पेंशन था, तो सस्पेंशन में क्या होता था, हम जब सोल्यूशन को रख देते थे तो क्या होता था कि वो जो उसके अंदर सॉल्यूट होते थे वो सेटल डाउन हो जाते थे, वो सस्पेंड हो जाते थे, नीचे बैठ जाते थे। बट यहाँ पे पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि सस्पेंड होते हैं बट हमें दिखाई नहीं देते कि वो सस्पेंड हो रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इनका सस्पेंशन नहीं होता है, ठीक है। और ये थोड़े से स्टेबल ही मानते, थोड़े से स्टेबल क्यों, क्वाइट स्टेबल क्यों है, पूरी तरीके से स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि है तो वे अल्टीमेटली हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही ना, राइट। They cannot be separated from the mixture by the process of the filtration. अब इसको फिल्टर के प्रोसेस से तो हम अलग नहीं कर सकते, जैसे सोल्यूशन को नहीं कर सकते थे, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं। बट स्पेशल टेक्निक ऑफ द सेपरेशन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जैसे कि आपने घरों में मिक्सी देखी होगी, है ना, मिक्सी का यूज किया होगा, तो जब आप मिक्सी का यूज करते हो तो वो क्या करते हैं, ऊपर झाग झाग सा बना देते हैं और नीचे सारा लिक्विड आ जाता है। तो ऊपर जो झाग झाग होता है और लिक्विड, वो उन दोनों को सेपरेट कर रहा है, एयर और लिक्विड को सेपरेट कर रहा है। जब कोई भी चीज बहुत तेजी से स्टिर की जाएगी तो वहां पे सेपरेशन अपने आप हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, कैन बी यूज्ड बाय सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। सेंट्रीफ्यूगेशन हेल्प करता है कोलॉइडल पार्टिकल्स के कोलॉइडल पार्टिकल्स को अलग करने में। फिर the components of the colloidal solutions are dispersed phase and the dispersion medium. जैसे सॉल्यूशन के अंदर हमने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देखा था, वैसे ही कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर हमें डिस्पर्स्ड
फेज और डिस्पर्जन मीडियम हमें दिखाई देगा। ये है क्या डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम? ये कुछ नहीं, जो मीडियम की बात करेंगे वो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे फेज आ जाता है वो सोल्यूट की बात करते हैं। बस यहाँ पे नेम थोड़े अलग कर दिए हैं, राइट, बट कोई डिफरेंस नहीं है सोल्यूट और सॉल्वेंट और ये डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज में। The solute-like component or the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersed medium. Colloids are the classified according to the state like solid, liquid, gas of the dispersing medium and the dispersed phase. बार बार dispersing medium, dispersed phase आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, ठीक है, और सॉल्यूट क्या होता है? जो सॉल्यूट क्या होता है कि वो सॉल्वेंट के अंदर जाके डिसॉल्व होता है। सॉल्वेंट क्या है? जिसके अंदर टेंडेंसी होती है कि उस सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। A few common example are in the given table 2.1, जो कि क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, तो एक बार यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये टेबल है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर मीडियम सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम का अगर हमारे पास टाइप दिए होंगे, ठीक है, उनका स्टेट दिया होगा, तब किस टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा। अगर हमारे पास लिक्विड और गैस है, फेज हमारे पास लिक्विड है और मीडियम गैस है, तो टाइप होगा एरोसॉल। एग्जाम्पल क्या है? फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट। नेक्स्ट है, अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम गैस होगा, तो भी टाइप एरोसॉल बनेगा। एग्जाम्पल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा गैस एंड लिक्विड, तो एग्जाम्पल है फोम, और फोम का क्या ये फोम टाइप है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शेविंग क्रीम, शेव करने के जो काम आती है। फिर है लिक्विड में बनता है इमल्शन। इमल्शन क्या करता है? ऑयल एंड वाटर को कंबाइन करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं इमल्सीफायर, जो कि फेस क्रीम, बॉडी लोशन, इन सब में काम आता है। फिर है सॉलिड लिक्विड, तो बनेगा सोल। सोल इज एन एग्जाम्पल, क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड, ये सोल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है गैस एंड सॉलिड, से बनेगा हमारा टाइप फोम टाइप का कोई सब्सटेंस बनेगा। एग्जाम्पल है फोम, रबर, स्पॉन्ज एंड प्यूमिक स्टोन। नेक्स्ट है लिक्विड एंड सॉलिड, से बनता है जेल। जेल के तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पता होंगे, लाइक जेली, चीज एंड बटर, राइट, जेली, चीज एंड बटर। इसके बाद है सॉलिड, और सॉलिड में बनता है सॉलिड सोल। एग्जाम्पल है कलर्ड जेमस्टोन एंड मिल्की ग्लास। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है? अब फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है ना, और उसकी फिजिकल स्टेट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट केमिकल चेंज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। एक बार हमने चेंज कर दिया तो कर दिया, है ना, कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, वो उसको चेंज नहीं कर सकते। क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट a physical property of the matter, the property that can be observed and the specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. देखो फिजिकल चेंज देखने के लिए हमें किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है, वो इजीली हम अपनी आंखों से, इन प्यारी प्यारी आंखों से देख के बता सकते हैं कि फिजिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे किसी भी सोल्यूशन को देख के आप बता सकते हो वो हीट है कि नहीं है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है, वो सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है, इतनी चीजें तो आप बता ही सकते हो, है ना। फिर द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज ऑफ दिस चेंज अकर विदाउट चेंज इन द कॉम्पोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर। देखो देखने से हमें लगता है कि फिजिकल चेंज हो रहा है, अपनी स्टेट चेंज कर रहा है वो, बट वापस से वो रीगेन भी तो कर ले रहा है। फिक्स थोड़ी है कि वो अपना फिजिकल चेंज स्टेट कर लेगा तो वापस से रीगेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम सिंपली बोल देते हैं कि वो अपना अल्टीमेटली जो लास्ट का रिजल्ट है उसमें अपना फिजिकल चेंज नहीं करता है। ओके, एंड यहाँ पे क्या है? बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट दे केमिकली कैरेक्टराइज्ड एंड दे डिफरेंट and they differ in the order inflammability. We know that oil burns in air whereas water extinguishes fire. In this chemical property of the oil that make is different from the water. दो लिक्विड लिया है, एक ऑयल लिया है, एक वाटर लिया है, दोनों ही लिक्विड है बट दोनों की प्रॉपर्टी ही अलग है, राइट।
ऑयल क्या करता है, वो फ्लेमेबल होता है, उसमें इजीली आग लग जाती है, बट वाटर में नहीं लगेगा, है ना। किसकी तरह काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, आग बुझाने का काम करता है, आग लगाने का काम नहीं करता, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर to undergo chemical change and chemical composition. The chemical change bring changes in the chemical property. Chemical change की वजह से, chemical change में क्या होता है, उसकी property में भी changes आ जाते हैं. And get a new substance. Physical में हमें कोई भी नया substance नहीं मिल रहा था, but chemical में हमें नया substance form होता नजर आता है. During burning of candle, both physical and the chemical change. ये तो important है, क्लास में भी डिस्कस किया था हमने. जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है वो फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है. कैन यू डिस्टिंग्विश दीज? अब हम इसको क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, देखो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज कैसे है. जो वैक्स है वो तो जल गया, पर पिघलने के बाद बचा तो वैक्स ही ना. अब वैक्स से वैक्स ही बना है, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज है. बट जो जल रहा है, जो विग है, वो क्या है, वो एक बार जल गया तो जल गया, उसको वापस से हम रिगेन नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा केमिकल चेंज, राइट. अब यहां पे है हमारा, ठीक है. What are the type of pure substances? Type of pure substances की बात करेंगे तो क्या होता है, कंपाउंड है और एलिमेंट है, ये दोनों प्योर सब्सटेंसेस होते हैं मैटर के. सबसे पहले एलिमेंट की बात करेंगे. Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661 and Antoine Laurent Lavoisier, a French chemist, जो कि आपने क्या कब पढ़ा था, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने, है ना, लेवोसियर के बारे में जिन्होंने लॉ दिए थे, was the first to establish an experimentally useful definitions of the element. He defined an element are the basic form of matter that cannot be broken down into the simpler substances by the chemical reaction. हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, राइट. उसके सब पार्टिकल्स होते हैं, बट इवेंचुअली हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में. और कितना सिंपल करोगे उसको. Elements can be normally divided into metal, non-metal and metalloid. अगर आप लोगों ने periodic table देखा है तो periodic table में क्या होता है, metal होता है, non-metal होता है, metalloid होता है. metal की क्या property होती है, sonorous है, lustrous है, ductile है ना, ये सारी property होती है, shiny है, तो ये metal है. non-metal में सब कुछ भी नहीं होता. और metal का high melting point, हाई बॉइलिंग पॉइंट, वही नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट. बट यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. जब हम मेटल नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पे तो नहीं है, कब पढ़ोगे आप, 10th क्लास में पढ़ोगे, मेटल एंड नॉन मेटल का 3rd चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल. वहां पे आप देखोगे कि कितने सारे एक्सेप्शन है. ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इनमें से भी आधे से ज्यादा चीजें वैलिड ही नहीं होती जब हम मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं. तो इसलिए कहते हैं केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, राइट. क्या क्या है, दे हैव लस्ट्रस, दे हैव silvery gray or the golden yellow color, they conduct heat and electricity, they are ductile, वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है, मिलिएबल है, पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती है. सोनोरस है ये. सोनोरस क्या होता है, जिसमें से बहुत तेज आवाज आती है, राइट. जो साउंड प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं सोनोरस. जैसे मंदिर का घंटी, घंटा जो भी बोलना है, मंदिर की घंटी जो बोलते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत तेज आवाज आती है, टन की आवाज आती है, बिल्कुल कान ऐसे गूंज जाते हैं, है ना. तो क्या होता है, बहुत सारे मेटल से मिलके बना होता है, वो एक टाइप का एलॉय है. तो जितने ज्यादा मेटल होंगे उनका जो सोनोरस की प्रॉपर्टी होगी वो उतनी ज्यादा होगी, इसलिए कानों में से वो गूंजता रहता है. अब एग्जाम्पल्स, examples of the metal are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium, etc. Mercury is only metal that is liquid in the room temperature. एक एक्सेप्शन आपको यहीं पे देखने के लिए मिल गए कि जो मरकरी है तो वो एक मेटल, बट वो एक मेटल होने के बाद भी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है. जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जेली की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो ये एक एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल गया, एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिल गया. बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं. पूरे पीरियोडिक टेबल में 78% मेटल प्रेजेंट है, बाकी नॉन मेटल और मेटलॉइड ही है, ठीक है. नॉन मेटल की बात करें तो they display a variety of the colors, they are poor conductor of heat and electricity, they are not lustrous, sonorous and malleable. हाँ, मेटल जैसी एक भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल में हमें देखने के लिए नहीं मिलती है. अब
इसके बाद है क्लोरीन एक्सेट्रा. सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. जिनमें जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बीच की प्रॉपर्टी को लाई करता है उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड. फॉर एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे क्या है? मेटलॉइड्स हैं. द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100. टोटल कितने हैं? टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट है अभी हमारे पास. 118. 92 elements are naturally occurring and the rest are man-made. 92 naturally present है, बाकी सारे बनाए गए हैं. Majority of the elements are solid. अभी बताया था 78% जो होता है वो मेटल है. मेटल है तो यानी कि सॉलिड होगा. एक दो एक्सेप्शन है बस. 11 elements are gaseous state at the room temperature. 2 elements are liquid at room temperature like mercury and bromine. देखा अभी कहा था ना, एक या फिर दो होंगे मेटल जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होंगे. एग्जाम्पल क्या है? मर्करी एंड ब्रोमीन. इसके बाद एलिमेंट गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जो गैलियम है, सीजियम है, वो क्या होते हैं? लिक्विड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे आते ही. अब बात करेंगे, अभी तक हमने बात की थी एलिमेंट की, अब हम बात करेंगे कंपाउंड की. कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड्स. A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. जो compounds होते हैं वो हमेशा fixed proportion में होते हैं. What do we get when two or more elements are combined? क्या होंगे अगर दो से ज्यादा elements combine हो जाएंगे in a fixed ratio तो वो compound बनाएगा. ठीक है, अगर रेशियो फिक्स नहीं है तो वो क्या बनाएगा? वो मिक्सचर बनाएगा. के बाद यहां से देखते हैं. The gas obtained by group 1 is hydrogen, is colorless, odorless and the combustible. जो हाइड्रोजन होता है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है एंड कंबस्टिबल है. इट इज नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हम कंबशन टेस्ट नहीं करते. अगर हमें करना ही है तो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर सकते हैं, वो इतना ज्यादा हार्मफुल भी नहीं है. द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड. अच्छा, इन्होंने एक्टिविटी का बताया है, पढ़ ले एक बार एक्टिविटी. एक्टिविटी 2.4 सारी एक्टिविटी पढ़ी है तो एक एक्टिविटी बची, उसको भी खत्म करते हैं. डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप. गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर in a china dish to both the group A, group B. Mix and crush into the iron filling and the sulfur powder. ग्रुप ए ने क्या किया? मिक्स क्या किया? वो आयरन फिलिंग्स जो थी और दूसरा सल्फर पाउडर को मिक्स कर दिया. सेकेंड ग्रुप mix and crush into the iron filling and the sulfur powder. Heat this mixture strongly till the red hot. Remove from the flame and let the mixture cool. फर्स्ट वाले में ऐसा कुछ नहीं किया था, बस उनको पीस के उनका पाउडर बना के एक साथ ऐड कर दिया. बट सेकंड वाले ने क्या किया? सेकंड ग्रुप के जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया? उन सबको हीट कर दिया. कब तक हीट किया? जब तक वो रेड हॉट नहीं हो गए. फिर ग्रुप 1 and 2 check for the magnetism in the material obtained. Bring the magnet near the material and check the material is attracted towards the magnet. अब देखो आयरन फिलिंग है इसीलिए उन्होंने चेक किया कि उसमें मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी, दोनों में चेक करेंगे हम. तो क्या देखने के लिए मिल रहा है हमें? Did the material obtained by the two group look the same? Which इसमें और भी है. यहाँ पे compare the texture and the color of the material obtained by the group. Add carbon disulfide to one part of the material obtained. Stir well and filter. और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? कार्बन डाइसल्फाइड ऐड कर रहे हैं. Add dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid to the other part of the material obtained. Note: teacher supervision is necessary for this activity. वैसे भी आपको अकेले करने के लिए मिलेगा भी नहीं. ठीक है, लिख दिया है बट वैसे मिलता ही नहीं है. Perform all the above steps with the both elements iron and sulfur. सबके साथ करेंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? देखो, एक में हमने कंबाइन किया है, एक में हमारा कॉम्पोजिशन बन रहा है, एक में ऐसा कुछ भी कॉम्पोजिशन नहीं है. तो एक इसका एग्जाम्पल है कंपाउंड का, एक है एग्जाम्पल मिक्सचर का. जहां पे ऐड नहीं हो रहा है वो मिक्सचर है, जहां पे केमिकली कंबाइन किया जा रहा है वो कंपाउंड है. फिर can we separate the compound of the material obtained on adding dilute sulfuric acid, dilute hydrochloric acid,
Did both the group obtain the gas? Did the gas of the both case smell same or different? Of course different होगा. क्या कह रहे हैं? The gas obtained by the group 1 is hydrogen. और हाइड्रोजन कैसा होता है? कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कंबस्टिबल. एंड हमें हाइड्रोजन के साथ इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और हाइड्रोजन को एज अ हम बर्निंग सब्सटेंस नहीं ले सकते कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ही हमको बर्न करना है. You must have been observed that the product obtained by both the groups showed different property, though the starting material were the same. Starting material same है, फिर भी उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है. क्यों? Group 1 has carried out the activity involving physical change. Physical change क्यों? क्योंकि कोई नया सब्सटेंस बनाया नहीं है, एक साथ उनको मिला दिया. हम मैग्नेट लेकर आएंगे, उससे आयरन फिलिंग अलग कर लेंगे, तो फिर से हमारे पास दोनों सब्सटेंस अलग हो गए. जैसा उसका ओरिजिनल स्टेट था उसकी ओरिजिनल स्टेट में आ गया. तो उसने क्या पजेस किया? फिजिकल चेंज पजेस किया. The material obtained by group 1 is a mixture of the two substances. The substance given are the element iron and the sulfur. अभी बताया था कि जब हमने ऐड नहीं किया है केमिकली, वो क्या होगा? मिक्सचर होगा. The properties of the mixture are the same as that of its constituents. अब मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी क्लास में हमने डिस्कस किया था. एज इट इज सेम चीजें हमने डिस्कस की थी, यहाँ पे भी बता देती हूँ. देखो, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या होता है? सबसे पहला जो मिक्सचर होता है वो केमिकली कंबाइन नहीं होता. केमिकली कंबाइन नहीं होता तो उसके पार्टिकल सिर्फ रखे जाते हैं, मिक्स नहीं होते. बट वही कंपाउंड में क्या होता है? वो केमिकली कंबाइन होते हैं, उनके जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रॉपर्टीज हैं हम उसको नहीं देख सकते. एग्जाम्पल लेते हैं नमकीन का और वाटर का. जो नमकीन है उसके अंदर के सारे एक एक पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं. इवन आप उसको स्प्रेड भी कर सकते हो, अलग अलग भी छांट सकते हो. लेकिन पानी के अंदर क्या आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर पाओगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. और क्या है? वेरिएबल कॉम्पोजिशंस होते हैं मिक्सचर में, बट यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, कोई भी अलग से कॉम्पोजिशन नजर नहीं आता है. मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब्सटेंसेस. हर एक सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, वो हमें अलग अलग नजर आता है. बट कंपाउंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता. मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली, बट वी कैन नॉट सेपरेट कंपाउंड फिजिकली. उसके लिए हमें लैब में जाने की जरूरत है. ओके. अब द मटीरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकेंड इज अ कंपाउंड. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया है, सारी चीजें ऐड की है, उनको हीट किया है, उनके बीच का एक कॉम्बिनेशन देखा है. On heating two elements strongly, we get a compound which has totally different property compared to the combining element. जो भी उन्हें प्रोडक्ट मिला है वो रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा अलग था, इसलिए वो एक टाइप का क्या है? एक तो केमिकल चेंज में आएगा और दूसरा वो हो जाएगा हमारा कंपाउंड, ना कि मिक्सचर. The composition of the compound is the same throughout. We can also observe that texture and the color of the compound are same throughout. Thus, we can summarize the physical and the chemical change of matter in the following graphical organizer. देखो, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, जहाँ पे हमें चेंजेस नजर आते हैं, दिखता है कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, वो हमारा फिजिकल चेंज है. सॉरी, वो हमारा केमिकल चेंज, जहाँ पे सब्सटेंस फॉर्म होता है. जहाँ पे नहीं होगा वो हमारा केमिकल, वो फिजिकल चेंज है. ठीक है. अब ये भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, मैटर किसमें डिवाइड होता है फर्दर? प्योर मैटर में, प्योर सब्सटेंसेस में, एंड मिक्सचर में. प्योर में आता है हमारा एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर में आता है हमारा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. क्लियर है इतना? अब देखो, यहाँ पे हमने रीड भी कर लिया है पूरा चैप्टर फिनिश. नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.